चलिए आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या वो पैसा है, या रिश्तों में कड़वाहट, या शायद करियर में असफलता? आज की जो हमारी स्रोत सामग्री है वो कहती है कि असली समस्या इनमें से कोई भी नहीं है। और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। स्रोत के मुताबिक हमारी असली और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा दिमाग वो हमारे काबू में ही नहीं है। हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक अदृश्य पिंजरे में जी रहे हैं। हाँ, ये बात मुझे एकदम सही लगती है। सुबह आंख खुलते ही पहला काम फोन उठाना, दिन भर दिमाग में 100 तरह के ख्यालों का एक ट्रैफिक जैम लगा रहता है। सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना, और फिर रात होते होते ऐसा महसूस करना कि किया तो कुछ भी नहीं, पर मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके हैं। ये कहानी आजकल हर किसी की है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक जय शेट्टी की एक बहुत जबरदस्त लाइन है, और ये हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है, समझिए। वो कहते हैं, जब तक तुम अपने दिमाग के बॉस नहीं बनोगे, तुम हमेशा अपनी जिंदगी के एम्प्लॉय रहोगे। सोचिए इस बारे में। अगर आपका दिमाग आपको चला रहा है तो आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से कैसे जी सकते हैं? तो आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद इसी मॉन्क यानी साधु वाली मानसिकता के रहस्य को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की भाग दौड़ के बीच रहते हुए भी कैसे तनाव मुक्त, एकाग्र और भावनात्मक रूप से मजबूत बना जा सकता है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, जैसे ही हम मॉन्क या साधु शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है। कोई हिमालय की गुफा में बैठा है, गेरुए कपड़े पहने हैं, जंगल में तपस्या कर रहा है और अपना फोन, परिवार सब कुछ छोड़ चुका है। क्या हमें भी यही सब करना होगा? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत सबसे पहले तोड़ता है। मॉन्क होना किसी जगह या कपड़ों या बाहरी त्याग के बारे में है ही नहीं। ये दिमाग की एक अवस्था है, एक ट्रेनिंग है। मॉन्क होने का जो असली मतलब है वो है अपने दिमाग पर महारत हासिल करना। ये दुनिया छोड़कर भागने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया की उथल पुथल को अपने दिमाग के अंदर घुसने ना देने की एक कला है। अच्छा, मतलब हमें साधु बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं अपने दिमाग को साधु जैसा बना सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। आप अपनी तनाव भरी नौकरी में हैं, मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हैं या किसी मुश्किल रिश्ते को निभा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भी आपका मन शांत और स्थिर है। बाहर चाहे कितना भी शोर शराबा हो, आपके अंदर एक शांति बनी हुई है। स्रोत इसे ही मॉन्क पावर कहता है। ये एक दिमागी सुपर पावर की तरह है जो आपको बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से रोकती है। तो ये मॉन्क पावर हासिल करने का आइडिया तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन असल में हम ऐसा कर नहीं पाते। कोई ना कोई चीज हमें अपनी तरफ खींची लेती है, किसी जाल की तरह। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जाल। श्रुत ऐसे ही 3 सबसे खतरनाक दिमागी जालों की बात करता है जिनमें हम रोज फंसते हैं। और इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इतने आम हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इनमें फंसे हुए हैं। पहला और सबसे आम जाल है तुलना का जाल, यानी कंपैरिजन ट्रैप। ओ, ये तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलती हैं और खेल शुरू हो जाता है। हाँ, खेल शुरू हो जाता है। कोई दोस्त यूरोप घूम रहा है, किसी ने नई कार ले ली है, कोई जिम में अपनी शानदार बॉडी दिखा रहा है, और ये सब देखकर अचानक आपको अपनी ही जिंदगी छोटी, बोरिंग और बेकार लगने लगती है। खुशी का मीटर सीधा 0 पर। और यहीं जय शेट्टी का एक बहुत गहरा कथन है, कंपैरिजन इज द फास्टेस्ट वे टू किल हैप्पीनेस। मतलब तुलना खुशी को मारने का सबसे तेज तरीका है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हम एक अनुचित खेल खेल रहे होते हैं। हाँ। हम दूसरों के जीवन के सबसे अच्छे पलों, यानी उनके हाइलाइट्स को देखकर अपने जीवन की रोजमर्रा की सच्चाई, यानी अपने बिहाइंड द सीन्स को जज कर रहे होते हैं। हाँ। हम उनकी फाइनल फिल्म देखकर अपनी रफ एडिटिंग को कोस रहे होते हैं। ये तो कभी न जीता जा सकने वाला खेल है। हम उनकी सफलता को अपनी असफलता से तौलते हैं, बिना ये जाने कि उस एक खुशनुमा तस्वीर के पीछे उनकी कितनी रात की मेहनत, कितने आंसू या कितने संघर्ष छिपे हैं। बिल्कुल। तो जब भी हम तुलना करते हैं, हम या तो जलन महसूस करते हैं या फिर अहंकार। हाँ। दोनों ही रास्ते मानसिक शांति से दूर ले जाते हैं। हाँ। इसलिए स्रोत कहता है कि दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन तुलना कभी मत करो। ठीक है, तो अगर हम तुलना के जाल से बच भी जाएं, तो हमारा दिमाग हमें फंसाने के लिए एक नया जाल बुनता है ना? हाँ,
और ये दूसरा जाल शायद और भी ज्यादा थकाने वाला है। ये है जरूरत से ज्यादा सोचने का जाल, यानी ओवर थिंकिंग ट्रैप। हम अपनी समस्या को सुलझाते नहीं है, बल्कि उससे अपने दिमाग में हजारों बार दोहराते रहते हैं, जैसे कोई खराब गाना लूप पर बज रहा हो। मैं ये ओवर थिंकिंग वाली बात से तो पूरी तरह रिलेट कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में तो एक ही बात घूमती रहती है, मैंने वो मीटिंग में ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे वैसा बोलना चाहिए था, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये एक अंतहीन सिलसिला है। सवाल ये है कि इस लूप को तोड़ें कैसे। इसे तोड़ने के लिए पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। स्रोत कहता है कि दिमाग का काम सोचना है, यानी थिंकिंग, पर हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। सोचना आपको समाधान की ओर ले जाता है। आप पूछते हैं, ठीक है, ये समस्या है, इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये रचनात्मक है, जबकि ज्यादा सोचना वो आपको सिर्फ चिंता और डर की ओर ले जाता है। आप एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अगर वैसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। ये आपको कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म करता है। और तीसरा जाल, जो शायद सोशल मीडिया के दौर में सबसे आम हो गया है, वो है दूसरों से मान्यता चाहने का जाल, वैलिडेशन ट्रैप। मतलब खुद के लिए नहीं, बल्कि लोगों की प्रतिक्रिया के लिए जीना। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा जाल है। हमने कोई तस्वीर पोस्ट की और फिर हर 2 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं, कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया। अगर तारीफ मिली तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया तो हमें लगता है कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। वो चाहे तो हमें खुश कर दें, चाहे तो दुखी। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा डरावना सवाल उठता है, क्या हमारी आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ आपको इस सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तय कर रहा है? स्रोत का इशारा इसी खतरनाक सच की ओर है। हमारा आत्मविश्वास अब हमारे अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से, दूसरों की मंजूरी से आ रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा एक भावनात्मक गुलाम बने रहते हैं। तो ये थे 3 खतरनाक जाल: तुलना, ज्यादा सोचना और दूसरों से मान्यता चाहना। अब सबसे बड़ा सवाल, इन जालों से निकलने का रास्ता क्या है? क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, और यहीं से बातचीत सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे निकलने के लिए 3 नियमों वाला एक बहुत ही असरदार मॉन्क सिस्टम बताता है। ये दिमाग पर काबू पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। पहला नियम है, अपने विचारों के दर्शक बने। ऑब्जर्व योर थॉट्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अपने विचारों के दर्शक बने। इसका असल में मतलब क्या हुआ? जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा होती हूँ, मैं उसे दूर से देखती कैसे हूँ? ये तो मुमकिन नहीं लगता। ये प्रैक्टिस से मुमकिन होता है। इसका सार ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, कुछ काले कुछ सफेद, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है, उन बादलों से अछूता। आपके विचार उन बादलों की तरह हैं और आप वो आसमान हैं। जैसे आपके दिमाग में गुस्से का ख्याल आया, उस पल में बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से कहें, देखो, मेरे दिमाग में गुस्से का एक विचार चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद गुस्सा बन गए हैं। मतलब विचार और खुद के बीच एक छोटी सी दूरी बनाना। बस वही छोटी सी दूरी, वो छोटा सा गैप ही सब कुछ बदल देता है। ये आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचा लेता है। आप उस विचार के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि इस गुस्से वाले बादल पर ध्यान देना है या इसे बस गुजर जाने देना है। डिटैच फ्रॉम आइडेंटिटी। हमारा दिमाग हमें लगातार कुछ कहानियां सुनाता रहता है, जैसे मैं एक फेलियर हूं, मैं तो बस औसत हूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, और हम इन कहानियों पर पूरी तरह यकीन कर लेते हैं। स्रोत कहता है कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। ये सिर्फ भूमिकाएं हैं जो हम जीवन में निभाते हैं। कभी हम एक छात्र होते हैं, कभी एक कर्मचारी, कभी एक दोस्त या पार्टनर। ये आपकी असली पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान वो चेतना है, वो अवेयरनेस, जो इन सभी भूमिकाओं को देख रही है। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है तो क्या मैं एक फेलियर नहीं हूं? समाज तो मुझे इसी तरह देखेगा। समाज देख सकता है, लेकिन आपको खुद को वैसे देखने की जरूरत नहीं है। स्रोत कहता है कि खुद को मैं एक फेलियर हूं कहने की बजाय ये कहना शुरू करें कि मुझे असफलता का अनुभव हुआ है। देखिए, दोनों बातों में कितना फर्क है। जब आप कहते हैं मैं फेलियर हूं, तो ये आपकी पूरी पहचान बन जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे असफलता का अनुभव हुआ है, तो ये सिर्फ एक घटना रह जाती है, आपकी पहचान नहीं।
ये अलगाव ही असली आज़ादी है, क्योंकि तब एक असफलता आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकती। ये बहुत गहरा फर्क है, मतलब घटना को पहचान से अलग करना। और तीसरा और आखिरी नियम क्या है? तीसरा नियम है उपभोग से ज्यादा सेवा करें, सर्व ग्रेटर देन कंज्यूम। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हम नेटफ्लिक्स का कंटेंट उपभोग करते हैं, सोशल मीडिया रील्स देखते हैं, दूसरों के ड्रामा और गॉसिप में मजा लेते हैं। स्रोत के मुताबिक इस तरह के लगातार उपभोग से हमारा दिमाग मजबूत नहीं बल्कि आलसी और मोटा होता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें ये सब देखना बंद कर देना चाहिए? नहीं, समाधान संतुलन में है। मॉन्क सिस्टम कहता है, उपभोग करने वाले से निर्माता बनो। शिफ्ट फ्रॉम कंज्यूमर टू क्रिएटर। रोज कुछ नया बनाएं, चाहे वो एक नया आइडिया हो, एक पेंटिंग हो, या बस किसी दोस्त के लिए एक अच्छा सा मैसेज हो। रोज किसी की मदद करें, चाहे वो किसी को रास्ता बताना हो या किसी का काम आसान करना हो। और रोज अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, कुछ नया सीख कर या ध्यान करके। स्रोत कहता है कि असली आत्मविश्वास दूसरों से तारीफ पाने से नहीं आता, वो अपने अंदर से कुछ सार्थक बनाने और दूसरों के जीवन में योगदान देने से आता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे स्रोत में जय शेट्टी की सबसे कठोर और सीधी लाइन कहा गया है। मुझे लगता है ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पचाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये लाइन बहुतों को असहज कर सकती है। और वो लाइन है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। मान लीजिए कोई गरीबी में पैदा हुआ है, उसके पास अवसर नहीं है। क्या उसकी जिंदगी भी सिर्फ उसकी सोच का नतीजा है? क्या बाहरी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती? स्रोत इस पर क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि बाहरी परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता। होती हैं, और बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन इस लाइन का मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में भी दो लोगों की जिंदगी अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार पैसे की कमी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच गरीबी वाली है। वो अवसरों को नहीं बल्कि सिर्फ मुश्किलों को देखता है। मतलब बाहरी हालात हमारे हाथ में नहीं हो सकते, लेकिन उन हालातों में हमारी सोच और हमारा नजरिया वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। स्रोत का संदेश साफ है, दुनिया नहीं बदलेगी। जब आपका दिमाग बदलेगा तो आपके लिए दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी आपकी सोच होती है। अगर आप अपनी सोच को अनुशासित और सकारात्मक बना ले, तो आपको उन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर और समाधान दिखाई देने लगेंगे। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि जब आप मॉन्क वाली मानसिकता अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ बुनियादी बदलाव आने लगते हैं। आप हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे जानवरों की तरह प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। सही कहा। आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। गुस्सा, डर या जलन आपको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। आप उनके मालिक बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। विचार आपके दिमाग में बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आप वो आसमान बन जाते हैं जो ये तय करता है कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे बस जाने देना है। और स्रोत एक बहुत शक्तिशाली बात के साथ खत्म होता है। जब कोई अपना दिमाग जीत लेता है, तो दुनिया जीतना सिर्फ समय का खेल होता है। अनुशासन के बारे में भी एक अंतिम विचार है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन तुम्हें अमीर नहीं बनाता, अनुशासन तुम्हें आजाद बनाता है। यह आपको अपने मन की गुलामी से, बुरी आदतों से और दूसरों की राय से आजाद करता है। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है जिस पर सोचना चाहिए। जाते जाते एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि जिंदगी हमारी सोच का प्रतिबिंब है। तो अगर कोई आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने काम को और अपनी सेहत को देखें, तो वो किस एक सोच का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब है? क्या वो डर की सोच है या अवसर की? क्या वो कमी की सोच है या प्रचुरता की? इस एक सवाल का जवाब बहुत कुछ साफ कर सकता है। और ये याद रखना सबसे जरूरी है, जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, आप अपनी जिंदगी के शिकार नहीं हैं, आप अपने दिमाग के निर्माता हैं।